जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 के वीडियो में रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर पर बात करेंगे। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध पर बात करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए हम शुरू करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। देखिए, रेसिस्टेंस के बारे में आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो करंट को आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। तो रेसिस्टर नाम का एक डिवाइस होता है जो रेसिस्टेंस को पैदा करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रतिरोधक जो होता है वो एक तरह का डिवाइस होता है जो कि प्रतिरोध पैदा करने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये दो तरह से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस को दो तरह से जोड़ा जाता है, रेसिस्टर को दो तरह से जोड़ा जाता है। एक तो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में श्रेणीगत संयोजन कहते हैं। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको कि पार्श्व क्रम संयोजन या समानांतर संयोजन भी कहा जाता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आइए अब हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको कि हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ये क्या होता है? जब रेसिस्टेंस को एक साथ लगा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ एक फोटो में देख रहे होंगे कि एक रेसिस्टेंस को यहां लगाया गया, उसके बगल में दूसरे रेसिस्टेंस को लगा दिया गया और उसके बगल में तीसरे रेसिस्टेंस को लगा दिया। तीनों रेसिस्टेंस को एक साथ लगा दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है, ठीक है, विद्युत धारा जो होती है वो सेम होती है। तीनों से जो विद्युत धारा गुजरना है जिसको, वो तीनों से विद्युत धारा सेम गुजरेगी। और जो विभवांतर होता है, जिसको कि वोल्टेज बोलते हैं, वो R1 से अलग वोल्टेज गुजरेगा, R2 से अलग वोल्टेज होगा और R3 से अलग वोल्टेज होगा। यानी कि तीनों का विभवांतर अलग अलग होगा और तीनों का विद्युत धारा यानी कि करंट सेम होगा। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक रेसिस्टेंस यहां लगा हुआ है, दूसरा रेसिस्टेंस यहां लगा हुआ है, तीसरा रेसिस्टेंस यहां लगा हुआ है, और तीनों जो है बैटरी से कनेक्टेड है। तीनों बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब आप सोचिए कि इस जगह पर हम अगर एक बल्ब लगा दें, ठीक है, इस जगह पर अगर हम एक बल्ब लगा दें, ठीक है, रेसिस्टेंस के पास एक बल्ब लगा दें, और मेरा मन हुआ कि इस बल्ब को अब बंद करना है। तो बल्ब को बंद करने के लिए सर्किट को ओपन करना पड़ेगा, यानी सर्किट को तोड़ना पड़ेगा। सर्किट कहां से तोड़ेंगे? हम यहां से सर्किट को तोड़ेंगे, और जैसे हम सर्किट को यहां से तोड़ेंगे तो ना सिर्फ ये बॉल बंद होगा बल्कि ये बॉल भी बंद हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाएगा, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सारा का सारा बॉल जो भी जहां लगा होगा सब बंद हो जाएगा। इसलिए श्रेणी क्रम में हम लोग घर के अंदर संयोजन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग श्रेणी क्रम में घर में संयोजन करेंगे तो हम हर डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट यूज्ड इन होम। घर में सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणीगत संयोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आपको याद रखना है कि इससे तीनों से अलग अलग करंट गुजरता है, तीनों से सेम करंट गुजरता है, सेम विद्युत धारा गुजरती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो तीनों से अलग अलग होता है। अब समझिए कि घर में अगर हम तीन सामान लगाए हैं श्रेणी में, सीरीज में, तो तीनों से वोल्टेज अलग अलग होगा। और हमारे घर में जो इंडिया में लगभग डिवाइस होता है वो 220 वोल्ट पर काम करता है। तो तीनों से जब वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा तो तीनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट होगा। यही कारण है कि हम लोग घर में श्रेणीगत जो कॉम्बिनेशन होता है, जो संयोजन होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, अब तीन रेसिस्टेंस है तो तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ा कैसे जाता है? तो टोटल रेसिस्टेंस इन जो सीरीज होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के क्रम में जोड़ा जाता है। यानी तीनों रेसिस्टेंस को एक साथ R1 प्लस R2 प्लस R3 के क्रम में जोड़ा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया? ठीक है, तो चलिए हम इस फॉर्मूला को अब प्रूफ करते हैं। तो देखिए, ये श्रेणीगत संयोजन का एक उदाहरण है जहां पर एक रेसिस्टेंस यहां लगा हुआ है, दूसरा रेसिस्टेंस यहां लगा हुआ है और तीसरा रेसिस्टेंस यहां लगा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों से करंट जो है वो सेम ट्रेवल करेगा, यानी यहां से भी करंट जो ट्रेवल करेगा वो आई होगा, यहां से भी करंट जो ट्रेवल करेगा वो आई होगा, और यहां से जो करंट ट्रेवल करेगा वो भी क्या होगा? आई होगा। और हमने क्या बताया कि तीनों से वोल्टेज अलग अलग होगा। तो यहां से मान लेते हैं कि वोल्टेज V1 होगा, यहां से मान लेते हैं कि वोल्टेज V2 होगा, और यहां से मान लेते हैं कि वोल्टेज V3 होगा।
जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में बात किया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जो ओम्स लॉ होता है वो V1, अगर हम इस पूरे तीनों पर अलग अलग ओम्स लॉ लगाएं तो V1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, IR1, V इक्वल्स टू IR होता है। तो अगर हम पहले रेसिस्टेंस पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V1 IR1, और दूसरे पर अगर हम लगाएंगे ओम्स लॉ तो वो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू IR2। ठीक है, अगर हम तीसरे पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, V3 इक्वल्स टू IR3। तो तीनों से जो वोल्टेज है वो बट गया, जो वोल्टेज यहां था वो तीन भाग में बट गया। अगर हम तीनों वोल्टेज को जोड़ देंगे तो वो पूरा वोल्टेज हो जाएगा जो उसमें क्रॉस कर रहा है। तो हम V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि तीनों वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ देते हैं। तो इसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसके राइट साइड में है वो तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा, IR1 प्लस IR2, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR3 प्लस IR3, तीनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 जुड़ के कैपिटल V यानी पूरा वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा, इस तीनों में देखिए I कॉमन है तो हम I को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और अब क्या बचा मेरे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, हमारे पास बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस V को, जैसा कि हमने पहले बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो हम इस V के जगह पर क्या करेंगे, IR पुट कर देंगे। V इक्वल्स टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अब हम इस V के जगह पर IR लिख देते हैं। ठीक है, V इक्वल्स टू IR और इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लिख देंगे। अब क्या है कि आप लोग चाहिए तो यहां एक I देख रहे हैं, यहां एक I देख रहे हैं, इस दोनों को काट दीजिए। तो R इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए हमने जो यहां प्रूफ किया था रेसिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, और अभी हमने यहां पर पूरी तरीके से उसको प्रूफ कर दिया। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि करंट तो एक साथ आ रहा होता है लेकिन वो विभिन्न विभिन्न पार्ट में बट गया होता है, तार का डिवीजन हो जाता है और करंट जो होता है वो 2-3 भाग में बट जाता है। अगर यहां से सपोज मैं मान रहा हूं कि अगर यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो ऊपर 5 चला जाएगा, उसके नीचे 2 चला जाएगा और उसके नीचे 3 चला जाएगा। ये किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन करंट जो है इस प्रकार से हिस्सों में बंटता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो करंट इसमें क्या होता है, बट जाता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो तीनों में क्या होता है, सेम होता है। तो जिस प्रकार से आप इधर सर्किट देख रहे हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा रेसिस्टेंस ऊपर R1 है, नीचे R2 है, उसके नीचे R3 है। ठीक है, तो अगर इस तीनों रेसिस्टेंस को हमको जोड़ना हो, टोटल रेसिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं, 1/Rp प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यानी पार्श्व क्रम संयोजन में, जिसको कि समानांतर संयोजन भी कहा जाता है, इसमें विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो सेम होता है और विद्युत धारा जो होता है वो अलग अलग होता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम लोग घर में भी करते हैं। क्यों करते हैं घर के अंदर, अब आप सोच लीजिए कि एक इधर से पूरा घर के अंदर करंट आ रहा है, अब यहां से एक तार गया बॉल जलने के लिए, एक तार नीचे चल गया पंखा के लिए, एक तार चल गया नीचे फ्रिज के लिए। अब सोचिए अगर हमको बॉल बंद करना है तो हम ये सर्किट को ब्रेक कर देंगे, यहाँ बल्ब लगा हुआ था, ये सर्किट को ब्रेक कर देंगे, बल्ब बंद होगा, हमारा पंखा और फ्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा, वो दोनों आराम से चलते रहेगा। इसीलिए घर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा कि सीरीज में अभी हम लोग एक बल्ब को बंद किए थे, ठीक है, सीरीज के अंदर, तो क्या हुआ था कि पूरा कॉम्बिनेशन जो था वो बिगड़ गया था। यहां से हमने एक बल्ब को बंद किया तो आगे वाला पूरा कॉम्बिनेशन जो था वो बिगड़ गया था। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए हम लोग घर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन या समानांतर संयोजन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो चलिए इस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो समानांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें तीनों से गुजरने वाला वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, यानी ऊपर से भी वोल्टेज भी गुजरेगा, उसके नीचे भी वोल्टेज भी गुजरेगा और उसके नीचे भी वोल्टेज भी गुजरेगा। अच्छा, करंट आई आ रहा था तो ऊपर जो करंट जाएगा वो I1 होगा, उसके नीचे जो करंट जा रहा था वो I2 होगा, करंट अलग अलग होगा, और उसके नीचे जो करंट जा रहा था वो क्या होगा, I3 हो जाएगा। अब ऊपर वाले सर्किट में अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा। उसके नीचे वाले में अगर लगाएंगे तो V इक्वल्स टू I2 R2 हो जाएगा, V इक्वल्स टू I2 R2 हो जाएगा। उसके नीचे वाला में अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू I3 R3 हो जाएगा, V इक्वल्स टू I3 R3 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए I1 इक्वल्स टू, तो R1 V बाय R1 हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V बाय R1 को हम लिख सकते हैं I1, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये पहला इक्वेशन, इसी को हम R1 को नीचे ले आए तो I1 इक्वल्स टू V बाय R1, I2 इक्वल्स टू V बाय R2, V बाय R2 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और V बाय R3 आपका क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, V बाय R3 आपका क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अब तीनों करंट को जोड़ देंगे तो टोटल करंट हो जाएगा। तो तीनों करंट क्या है मेरा, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीन करंट है मेरा। अब तीनों करंट को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो तीनों करंट को जोड़ेंगे तो उधर हमारा क्या था, V बाय R1 प्लस V बाय R2, ठीक है, और प्लस V बाय R3, ये तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा। अब जब हम तीनों करंट को जोड़े हैं तो चूंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया इस वाले स्लाइड में कि जो 10 एम्पियर था वो 3 भाग में बटा। अच्छा, अब तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 5 तो 10, पूरा पहले वाला पूरा करंट टोटल निकल गया ना। उसी प्रकार से तीनों में जो करंट बटा, ठीक है, तीनों में जो करंट बटा, यहां पर हमने तीनों को आपको दिखाया। अब तीनों करंट को हम जोड़ रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों करंट को जब जोड़ेंगे तो टोटल करंट I हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, V को हम बाहर निकाल लेंगे इधर से ब्रैकेट से, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय R1, चूंकि V जो है तीनों में कॉमन है, 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर हम लोग याद करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। अब बताइए, हम I को V बाय R लिख सकते हैं, V बाय R इक्वल्स टू I लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ओम्स लॉ ही है। V बाय R इक्वल्स टू I, तो यहां पर जो I लिखा हुआ है इसको हम V बाय R लिख देते हैं, I जो लिखा हुआ है इसको V बाय R लिख देते हैं, और यहां V लिख देते हैं, यहां 1 बाय R1 लिख देते हैं, यहां 1 बाय R2 जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को सेम टू सेम हम नीचे लिख रहे हैं, और प्लस 1 बाय R3 लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, आपका V और V कट गया होगा, और 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो प्रूफ होकर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने अगर पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप जाकर जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।